इमेजिन करो एक ऐसा कमरा है जहाँ सब कुछ गोल्डन है, महंगी परफ्यूम्स की स्मेल है और डेकोर भी बिल्कुल रॉयल है। लेकिन उस कमरे में बैठा इंसान अंदर से मर चुका है। टीएस एलियट की द वेस्टलैंड का ये सीन हमारी मॉडर्न लाइफ का ब्रूटल मिरर है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति एंड यू आर लर्निंग लिटरेचर विद मी इन टैप। लास्ट वीडियो में हमने देखा था द वेस्टलैंड के फर्स्ट सेक्शन बरियल ऑफ द डेड को, और अब है हमारी इसके नेक्स्ट सेक्शन यानी कि द सेकंड सेक्शन गेम ऑफ चेस की। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट लाइन सेज द चेस इज सेट इन लाइक अ burnished throne glowed on the marble with a glass held up by standards wrought with fruited wines। अब इस फर्स्ट लाइन में जो है वो बता रहा है कि एक लेडी है, एक विमेन है जो कि एक सिंहासन जैसी कुर्सी पे बैठी है। अब ये फर्स्ट लाइन ही रेफरेंस है आपके एंथनी एंड क्लियोपेट्रा जो कि शेक्सपियर की क्रिएशन है, उसमें जो क्लियोपेट्रा है उसके डिस्क्रिप्शन के लिए ये लाइन यूज़ हुई थी। तो वहाँ से एलियट ने इस लाइन को उठाया है और इसको यूज़ किया है मॉडर्न वुमेन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एलियट क्या कर रहे हैं कि जो ओल्ड ग्रैंडियोर है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और कह सकते कंपेयर कर रहे हैं मॉडर्न वुमेन के खोखले लग्जरी से। ठीक है, तो ये एक औरत है जो अपनी कुर्सी पे बैठी है और ये कुर्सी क्या है, एक थ्रोन जैसी कुर्सी, सिंहासन जैसी कुर्सी है। और कमरा इतना महंगा है कि मार्बल और ग्लास का उसमें यूज हुआ है। और उस कमरे में वाइन डिजाइन वाले स्टैंड हैं जिन पे क्या है, फ्रॉम विच अ गोल्डन क्यूपिडन पिप्ड आउट, अनदर हेड इज आइज बियॉन्ड बिहाइंड हिज विंग। तो उस कमरे में क्या है, वाइन वाले स्टैंड है, वाइन डिजाइन के स्टैंड है और दो क्यूपिड की स्टैच्यूज हैं। क्यूपिड क्या होता है, तो क्यूपिड है द गॉड ऑफ लव। तो उनकी दो स्टैच्यूज है कमरे में, जिसमें से एक क्या हो रहा है, झांक रहा है एक स्टैचू, और दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरा क्यूपिडन उस स्टैचू में क्या कर रहा है, तो वो अपने विंग से अपनी आंखों को छुपा रहा है। अब यहाँ पे टीएस एलियट जो है एक कमरे में थ्रोन जैसी कुर्सी को दिखा रहे हैं। तो बेसिकली वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कमरे में जो कुछ भी रखा हुआ है वो सब आर्टिफिशियलिटी को दिखा रहा है, सब कुछ बनावटी है, कुछ भी कह सकते हैं कि रियल और ऑथेंटिक नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट सेज डबल द फ्लेम्स ऑफ 7 ब्रांच कैंडलब्रा। तो ये जो 7 ब्रांच कैंडलब्रा है ये रेफरेंस है बिब्लिकल फिगर मेनोरा का। ठीक है, और कह सकते हैं कि रिलीजियस सिंबल के तौर पे 7 ब्रांच कैंडलब्रा जो है वो यूज होता था पहले। तो उसको भी इस जो मटेरियलिस्टिक कमरा है इस विमेन का, उसमें इसको दिखाया गया है। रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल एज द ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल्स रोज टू मीट इट। अब क्या हो रहा है, कैंडलब्रा है, कैंडल चल रही हैं और चूँकि पूरे कमरे में ग्लास का यूज़ हुआ है, मार्बल का यूज़ हुआ है, तो वो जो रोशनी है कैंडल्स की वो रिफ्लेक्ट होके ग्लास और मार्बल के थ्रू डबल हो रही है। और इस रोशनी के साथ क्या और ऐड ऑन हो रहा है, तो वो जो ज्वेल्स पहन रखी है उस औरत ने, उसका जो स्पार्कल है, उसका जो ग्लिटर है, वो भी उस रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ क्या हो रहा है, वो एडअप हो रहा है। मीन्स देखो, हर चीज़ जो है यहाँ पे आर्टिफिशियलिटी को ऐड कर रहा है, आर्टिफिशियलिटी शो कर रहा है। ठीक है, कैंडल लाइट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ आर्टिफिशियलिटी। From satin cases poured in rich profusion, in vials of ivory and colored glass, unstoppered, lurked her strange synthetic perfumes, unguent, powdered or liquid, troubled, confused, and drowned the senses in odors, stirred by the air that freshened from the window this ascended। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, ये जो सैटिन केसेस है उससे क्या हो रही है, ज्वेलरीज निकल रही है और आइवरी और जो ग्लास की बॉटल्स हैं वो खुली पड़ी है और इसमें से एक अजीब सी आर्टिफिशियल सिंथेटिक खुशबू जो है वो बाहर आ रही है। ठीक है, मीन्स जो खुशबू है वो भी क्या है, नेचुरल नहीं है। और ये जो परफ्यूम है, जो खुशबू आ रही है, जो परफ्यूम है, वो किस किस फॉर्म में है, तो पाउडर्ड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, दोनों फॉर्म में है। ठीक है, और ये सब मिलके, ये जो सारे सिंथेटिक परफ्यूम्स हैं, ये सब मिलके क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, ट्रबल कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। सी
सेंट एंड परफ्यूम्स का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारे सेंसेस है वो रिलैक्स हो, राइट? बट यहाँ पे इतना परफ्यूम सिंथेटिक है, इतनी आर्टिफिशियलिटी है इसमें कि ये जो परफ्यूम है, ये जो सेंस है वो हमारे सेंस जो है वो हमारे सेंसरी इंसेप्शंस को क्या कर रहे हैं और कंफ्यूज और ट्रबल कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल मीन्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ये जो कमरा है वो ओवर स्टिमुलेटेड है, हर तरफ आर्टिफिशियलिटी की जो है ना हदें पार हो गई इस कमरे में। दैट फ्रेशन फ्रॉम द विंडो दिस ascended in fatting the prolonged candle flames flung the smoke into the liquora, starting the pattern on the coffered ceiling। ठीक है, तो ये जो लिकरा है, लिकरा मीन्स होता है अभी के कंटेम्प्रेरी टाइम से रिलेट करें तो फॉल सीलिंग, ठीक है? और फॉल सीलिंग मीन्स जो टेपेस्ट्री का यूज़ करके, कर्टन्स का यूज़ करके जो फॉल सीलिंग क्रिएट की जाती थी, और ये रोमन आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड है, तो उसको लकीरा कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो विंडो से जो फ्रेश हवा आ रही है वो क्या कर रही है, कैंडल फ्लेम से जो खुशबू आ रही है और ये जो परफ्यूम्स जो है वगैरह हैं सिंथेटिक, उनसे जो खुशबू आ रही है उन सब को उठा के कहाँ ले जा रही है, तो इस फॉल सीलिंग तक उठा के ले जा रही है, ठीक है? स्टार्टिंग द पैटर्न ऑन द कॉफर्ड सीलिंग मीन्स उस जो कॉफर्ड सीलिंग है, जो फॉल सीलिंग है, उसको हिला रही है ये। उस पे जो टेपेस्ट्री वगैरह लगी है, जो पर्दे, जो कपड़े लगे हैं, उनको क्या कर रही है, ये हिला रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एलियट ने कल्चर जो भी था, जैसे लेकीरा, फॉल सीलिंग, आपका रोमन आर्किटेक्चर की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आपका कैंडल ब्राई यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब को उन्होंने क्या किया है, मॉडर्न डिकी के साथ मिक्स कर दिया है, ठीक है? अब हवा जो आ रही है उससे वो किसी फ्रेशनेस का सेंस नहीं ला रही है, ठीक है? बल्कि वो परफ्यूम्स के धुओं को सीलिंग तक पहुंचा रही है। मीन्स एवरीथिंग इज स्टैगनेंट, एवरीथिंग इज ट्रैप। सीलिंग की पैटर्न को हिला रही है, पर कमरे के अंदर जो इंसान है उसकी सोल जो है वो बिल्कुल डेड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है? जो कमरे में इंसान है, जो लेडी बैठी है, शी इज अनबोदर्ड बाय द आर्टिफिशियलिटी एंड द स्पिरिचुअल वाइटनेस इन द रूम। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूज सीवुड फेड विद कॉपर बर्न ग्रीन एंड ऑरेंज। अब सीवुड है जिसमें कॉपर डाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो जो फायर निकल रही है उससे उसका कलर ग्रीन और ऑरेंज हो गया है। मीन्स यहाँ पे जो लाइट है, जो फ्लेम है फायर की, वो भी नेचुरल नहीं है, वो कॉपर की वजह से क्या हो गई है, ग्रीन एंड ऑरेंज हो गई है। फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन इन विच सेड लाइट अ कार्व्ड डॉल्फिन स्वान। ठीक है, और एक पत्थर है जिस पे क्या बना हुआ है, एक डॉल्फिन जो है वो कार्व की गई है, और इसी सैड रोशनी में जो कॉपर की वजह से ग्रीन और ऑरेंज हो गई है, उस रोशनी में हमें एक दीवार पे डॉल्फिन जो है वो कार्व्ड मिलती है। और यहाँ पे जो डॉल्फिन है वो स्विमिंग नहीं कर रहा है, वो बस क्या है, वहाँ पे कार्व्ड है, यानी कि वो पत्थर में कैद है, ठीक है? तो ये कमरा भी हम कह सकते हैं एक एक्वेरियम की तरह है, जहाँ सब कुछ देखने में सुंदर है लेकिन सब कुछ बेजान है। और डॉल्फिन जो है उसको एसोसिएट किया जाता है रीबर्थ और लव के साथ, बट यहाँ पे वो सिर्फ कार्व्ड है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लव और रीबर्थ है वो भी क्या है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ कार्व्ड है, उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, बट वो रियल में नहीं है। डन? तो अब ये टीएस एलियट क्या कर रहे हैं, उस विमेन के कमरे को ना डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत अच्छे से, एक एक चीज़ को दिखा रहे हैं और हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमरे की हर एक चीज़ जो है वो एक वाइटनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ भी रियल, कुछ भी लाइवली नहीं है, सब कुछ क्या है, ट्रैप्ड है किसी न किसी रूप में, या फिर क्या है, ऑल्टर्ड है, ठीक है, आर्टिफिशियल है, कुछ भी रियल, कुछ भी लाइवली नहीं है। ओके, above the antique mantle was displayed as though a window gave upon the Sylvian scene। ठीक है, अब क्या है, तो एक हीथ होता है वेस्टर्न होम्स में, एक हीथ होता है, एक फायर प्लेस कह सकते हैं, उसके ऊपर एक मेंटल बना होता है, उसमें क्या है, उस पे भी एक चित्र बना हुआ है, एक फोटो बनी हुई है, ठीक है? तो उस मेंटल पे क्या बना हुआ है, तो एक विंडो बना हुआ है जिसमें से ऐसा लग रहा है कि वो विंडो ना एक फॉरेस्ट की तरफ खुल रही है, ठीक है, अपॉन द सिल्वियन सीन। तो वो विंडो जो है, फोटो है ये,
मीन्स पोर्ट्रेट है, इमेज है, रियल नहीं है कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। तो उस मेंटल पे फोटो बनी है, एक इमेज बना है जिसमें एक विंडो है जो कि ऐसा लग रहा है कि वो जंगल की तरफ खुले हुए। The change of Philomel by the barbarous king, so rudely forced, yet there the nightingale filled all the desert with inviolable vice. And still she cried, and still the word pursues Jug to dirty ears. अब यहाँ पे फिलोमेल का रेफरेंस आ रहा है। फिलोमेल कहती एक विमेन थी, एक एंशियंट फिगर है जिनको उनके ही ब्रदर इन लॉ, आई थिंक किंग टेरस ने मोलेस्ट किया था सेक्सुअली, एंड उसके बाद मोलेस्ट करने के बाद उन्होंने उसका टंग काट दिया था ताकि वो जो अपनी रेप की कहानी है वो वहाँ के लोगों को ना बता पाए। लेकिन वो क्या करती है, वो कुछ बुनती है, टेपिस्ट्री शायद, और उस पर अपनी पूरी कहानी जो है वो दिखा देती है ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट हैपेंड टू हर, क्योंकि उनकी जीभ तो कट गई है तो वो वर्बली तो किसी को कुछ अपनी कहानी बता नहीं सकती। तो उस एंशियंट फिगर फिलोमेल का यहाँ पे जिक्र हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि फिलोमेल को क्या किया गया था, बारबरस किंग ने बहुत ही रूडली फोर्स किया था, मीन्स उसके साथ सेक्सुअली मोलेस्टेशन हुआ था फिलोमेल के साथ। फिर भी वो नाइटिंगेल, बाद में वो नाइटिंगेल बन जाती है और फिर वो सारे डेजर्ट को अपनी मीठी आवाज़ से भर देती है और अपनी नाइटिंगेल की आवाज़ में वो क्या बोलती है, मतलब रोती है वो, और जो वर्ल्ड है उनको क्या सुनाई देता है, जुग। तो ये जुग जो है, एलिजाबेथन पोट्री में नाइटिंगेल की आवाज़ को जुग जुग ही कहते थे, ठीक है। तो लेकिन जो वल्गर लोग हैं उनको जुग जुग, वो जो जुग जुग है नाइटिंगेल का, उसको भी सेक्सुअलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी इनवैल्यूएबल वॉइस में, मीन्स अपने सेक्रेड वॉइस में अपना दर्द क्या है वो गा रही है, दुनिया को सुना रही है। लेकिन जो वल्गर पीपल है, जो दुनिया के लोग हैं, उसको भी सेक्सुअलाइज कर रहे हैं और गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम वर टूल्ड अपॉन द वॉल स्टेरिंग फॉर्म्स। अब यहाँ पे विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम क्या है, तो विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम्स यहाँ पे रेफरेंस है आपके दांते के इन्फर्नो का। तो विदर्ड स्टम्प्स क्या था, तो वहाँ पे आत्मा जो थी दांते के इन्फर्नो में, जो भी सोल्स हुआ करती थी, उनको पेड़ों की तरह कैद कर दिया जाता था, ठीक है। तो वो विदर्ड स्टम्प्स है ऑफ टाइम, मीन्स जो भी पुराने ज़माने के हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सारी पोर्ट्रेट्स हैं, जो भी स्टैचूज वगैरह, उनको भी क्या किया गया है, दीवारों पे टांग दिया गया है, उन सोल्स की तरह जो दांते के इन्फर्नो में थे उनकी तरह उनको टांग दिया गया है एट द सीलिंग। और वो क्या कर रहे हैं, तो स्टेरिंग फॉर्म्स लीन्ड आउट, लीनिंग हशिंग द रूम इनक्लोज्ड। अब ये जो बंद कमरा है, तो वो सीलिंग से जो भी विदर्ड स्टम्प्स टाइप के जितने भी स्टैचूज और पोर्ट्रेट्स वगैरह हैं, वो सब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो झुककर आगे बढ़कर सीलिंग से और सबको हश कर रहे हैं, सबको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई आने वाला है। फुटस्टेप्स सफल्ड ऑन द स्टेयर, कि चुप हो जाओ, सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। तो वो सारे पोर्ट्रेट्स ऐसा लग रहा है झुक के चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पूरे फिलोमेल की स्टोरी में हमने क्या देखा कि जो फिलोमेल है उसकी वॉइस वायलेबल है, मीन्स वेरी सेक्रेट, वेरी बहुत पवित्र है, ठीक है। वो गा रही है और वेस्ट एंड को अपनी खूबसूरत सेक्रेट आवाज़ से भरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो लोग हैं, जो सोसाइटी है हमारी, जो ह्यूमैनिटी है, वो इतनी करप्ट हो चुकी है, इतनी डर्टी हो गई है कि हमने उस नाइटिंगेल की आवाज़ को भी क्या कर दिया है, वल्गराइज कर दिया है, सेक्सुअलाइज कर दिया है, ठीक है। और ये जो हशिंग एंड लीनिंग वाली जो ये लाइन है, वो ये क्या कर रहे हैं, एक पैरानॉइड एनवायरनमेंट क्या कर रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इलियट ने क्या किया है, पूरे रूम को डिस्क्राइब किया है, उसका पूरा माहौल बताया है, उसके हर एक चीज़ को बताई है, ठीक है, और एक टोन सेट किया है। अब जो स्टेयर पे कदमों की आवाज़ आ रही है, वो कौन है, वो जो लेडी है शायद वो आ रही है अब, ठीक है। अब क्या है, अंडर द फायर लाइट, अंडर द ब्रश, her hair spread out in fury points, glowed into words, then would be savagely still. Under the firelight means इस आग की रोशनी में, जो फायरलाइट जल रही है कमरे में, कैंडल और फायर प्लेस में, उसमें वो लेडी क्या कर रही है, अपने बालों को ब्रश कर रही है, ठीक है, अपने बाल जो हैं वो
कंघी कर रही है और उसके बाल भी क्या है, चमक रहे हैं, स्प्रेड आउट इन फ्यूरी पॉइंट्स, ठीक है, काफ़ी चमक रहे हैं। लेकिन अब इसमें सैवेजली स्टिल भी यूज़ हुआ है। सैवेजली स्टिल को देखो, इस पे ध्यान दो। इसका मतलब क्या कि जो है वो एकदम शांत हो जाना। तो यहाँ पे जब वो ब्रश कर रही है फायर लाइट में, तो उसके बाल क्या कर रहे हैं, बहुत चमक रहे हैं, जैसे वो कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि वो एकदम से चुप हो जाती है, ठीक है। मिस बाल भी क्या है, गुस्से में है और अपने आप अब कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो खुद को सप्रेस कर रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में है वो। तो ये बेसिकली बाल के लिए नहीं है, वो उस लेडी के लिए है जिसके ये बाल है। मीन्स वो लेडी भी कुछ ऐसा है कि वो बोलना चाहती है, बात करना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है, बट वो बोल नहीं पा रही है और सप्रेस करके रखा है, और इस कारण वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, येस बैड, स्टे विद मी, speak to me. Why do you never speak? What are you thinking of? What thinking? What? अब ये जो लेडी है, अब ये बोलना शुरू कर रही है। अभी तक इसने अपने अंदर के जो जज्बात है, जो फीलिंग्स है, उसको सप्रेस करके रखा है। अब वो बोल रही है कि अब वो बोलना शुरू कर रही है कि अब मेरा दिमाग ना खराब हो चुका है, और वो अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट कर रही है कि तुम मेरे साथ रुको और मुझसे बातें करो। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? वो बार-बार उससे पूछ रही है कि तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है? तो यहाँ पे जो नर्व्स आर बैड टुनाइट, यहाँ पे जो मैडनेस का, फिटनेस का जो रेफरेंस आया है, वो बेसिकली हैमलेट और द व्हाइट डेविल से लिया गया है, जहाँ पे भी अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, एक अलग तरह से कम्युनिकेशन के लिए मैडनेस का सहारा लिया जाता है इन वर्क्स में, हैमलेट एंड द व्हाइट डेविल में। तो उस ठीक उसी तरह का यहाँ पे भी वो लेडी जो है वो यूज़ कर रही है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेडी है और जो उनका सपोज पार्टनर है, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो बार-बार, जो औरत है, वो उसको बोलने के लिए बोल रही है अपने पार्टनर को, और वो काफ़ी डेस्परेट है। तो इलियट इससे क्या दिखा रहे हैं कि जो मॉडर्न रिलेशनशिप है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम साथ तो होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स जो है वो समझा नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। अब उसने लास्ट टाइम क्या पूछा उससे कि आई नेवर नो व्हाट यू आर थिंकिंग, थिंक, कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे होते हो, सोचो, बताओ। फिर इसका पार्टनर जो है वो बोलता है, आई थिंक वी आर इन रेड सैली वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स। अब उसका पार्टनर बोल रहा है कि मुझे लगता है कि हम लोग रेड सैली में हैं, जहाँ पे डेड मैन जो हैं वो अपनी हड्डियाँ भूल जाते हैं। मीन्स देयर इज़ नो काउंट ऑफ कि कितने लोग मरे हैं। यहाँ पे ये जो रेफरेंस लिया गया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लिया गया है। उसमें क्या होता था कि जो सोल्जर्स होते थे उनकी लाशें इतनी जमा हो जाती थी, इकट्ठा हो जाती थी, कि जो चूहे हैं वो उनकी हड्डियों को क्या करते थे, उठा उठा के ले जाते थे, और वहाँ पे कोई ट्रैक नहीं था, कोई किसी भी नंबर का ट्रैक नहीं था कि कितने लोग मरे, कौन कहाँ गया, ठीक है। तो वो भी उसका जो पार्टनर है वो उसके रेफरेंस में समझे, तो वो भी क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ किसी को किसी की फिक्र नहीं है, ठीक है। वट इज दैट नॉइस, द विंड अंडर द डोर, वट इज दैट नॉइस नाउ, वट इज द विंड डूइंग, नथिंग अगेन नथिंग। अब ये जो लेडी है वो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी डेस्परेट है, तो वो कुछ कुछ सवाल करते जा रही है, और हम जैसा फ़ील कर पा रहे हैं कि उसका जो पार्टनर है वो उससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, वो नहीं चाहता कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो उससे तरह-तरह के सवाल पूछती है, जिसमें वो बाद में पूछती है कि ये आवाज़ क्या है? मतलब ये नॉइज़ कहाँ से आ रही है? ये कौन-सा शोर है? फिर उसका पार्टनर जवाब देता है कि ये बस द विंड अंडर द डोर, ये दरवाज़े के नीचे से हवा आ रही है, उसकी आवाज़ है ये, ठीक है। फिर ये पूछती है कि ये हवा कर क्या रही है? फिर वो जवाब देता है, आई थिंक गुस्से में बोल रहा है वो, नथिंग अगेन नथिंग, कि कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नथिंग है उसको हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ खामोशी नहीं है, बल्कि वो नथिंग कहने का जो तात्पर्य है इस उसके पार्टनर का, वो ये है
कि why are you trying to talk with me, why are you trying to have a communication with me, a conversation with me। अब हमारे रिश्ते में कुछ नहीं रह गया है, there's nothing। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है और हमें एक दूसरे की फिक्र नहीं है, देन स्टॉप टॉकिंग, लेट्स नॉट मेक अ कॉन्वर्सेशन एनी मोर। अब फिर ये लेडी क्या बोलती है, डू यू नो नथिंग, डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग, कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं दिखता, कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। फिर इसका हस्बैंड बोलता है, आई थिंक पार्टनर जो है वो बोलता है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, दोज आर पर्स दैट वर हिज आईज। ठीक है, ये जो एग्जैक्ट लाइन ली गई है वो ली गई है आपके शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से। और उसमें टेम्पेस्ट में एरियल एक गाना गाता है जिसमें ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिसमें वो एक एरियल जो है एक मरे हुए इंसान को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज। ठीक है, तो ये एक मरे हुए इंसान का डिस्क्रिप्शन है। अब एलियट ने क्या किया है यहाँ पे कि डेथ को और डिके को क्या किया है, जोड़ा है। ठीक है, तो ये जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली अपनी जो वो लेडी है उसको हिंट दे रहा है। ठीक है, पहले हमने देखा क्या कि उसने कहा कि हम लोग रेड एली में रह रहे हैं, फिर वो कह रहा है कि नथिंग। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब कुछ नहीं रह गया। अब अगेन वो क्या कर रहा है, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, तो वो इनडायरेक्टली ये करने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी आंखों में अब वो चमक नहीं रही। ठीक है, कि अब हमारे बीच, अब तुम में वो स्पार्क नहीं रहा और अब हमारे बीच में वो जो, हाँ, जो स्पार्क है वो अब खत्म हो चुका है, वो अब नहीं रहा। ठीक है, फिर उसकी लेडी कहती है, आर यू अलाइव और नॉट, इज नथिंग इन योर हैंड। अब उसकी बीवी कह रही है उसको, जो लेडी है वो कह रही है कि तुम जिंदा भी हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है। फिर इसका हस्बैंड जो पार्टनर है वो कह रहा है, बट ओ दैट शेक्सपियरियन राग, इट्स सो एलिगेंट, सो इंटेलिजेंट। तो वो अब वो पूछ रही कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो उसको एक एब्सर्ड सा आंसर देता है कि उसके दिमाग में वो जो शेक्सपियरियन राग है वो चल रहा है। अब शेक्सपियरियन राग क्या था, तो वो 1920s के टाइम का एक पॉपुलर सॉन्ग था। ठीक है, तो एलियट ने यहाँ पे क्या किया, एक तरफ उन्होंने शेक्सपियर का टेम्पेस्ट का एक फ्रेज लिया, कोट करा उसमें वहाँ से, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, ये पॉपुलर म्यूजिक था उस टाइम का शेक्सपियरियन राग, तो इन दोनों को क्या करा, जोड़ दिया। तो बेसिकली एलियट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो इंसान है, जो लोग हैं, उन्होंने अपने इंटरटेनमेंट के लिए शेक्सपियर जैसे क्लासिक को एक पॉप म्यूजिक के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक, मीन्स उसके कहने का मतलब है कि देयर इज नथिंग अ मैन इज वरीड ऑफ, देयर इज नथिंग अ मैन थिंक ऑफ। वो वही करता, वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए क्या है, वो जो है चीज़ें कर रहा है, उसको नहीं फिक्र है कि क्या डिटोरिएशन हो रहा है, क्या स्पिरिचुअली डेड हो रहे हो आप। बस एंटरटेनमेंट और प्लेजर के पीछे जो है इंसानियत, जो ह्यूमैनिटी है, हमारी सोसाइटी है, वो भाग रही है। ठीक है, तो उसी शेक्सपियरियन राग को उन्होंने डिस्क्राइब करते हुए कहा कि इट्स सो एलिगेंट, सो इंटेलिजेंट। ठीक है, तो उस पॉप म्यूजिक को क्या कर रहे हैं वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब कि जो इंसान की लाइफ है वो एलिगेंट तो है, पर उसमें कोई इंटेलिजेंस या डेप्थ बची ही नहीं है। बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ इंटरटेनमेंट और प्लेजर के पीछे भाग रही है। व्हाट शैल आई डू नाउ, व्हाट शैल आई डू, आई शैल रश आउट एज आई एम एंड वॉक द स्ट्रीट with my head down, so what shall we do tomorrow, what shall we ever do। अब फिर से वो वुमेन पूछ रही है कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अपने जो है बाल खोल के स्ट्रीट में वॉक करूं, हम कल क्या करें, what shall we ever do, हम करें ही क्या। फिर उसका जो पार्टनर है वो बोलता है, the hot water at 10 and if it rains a close car at 4। ठीक है, तो वो अब क्या कर रहा है कि अगर बारिश, जब कि 10 बजे गर्म पानी आएगा, अगर बारिश हुई तो 4 बजे कार आ जाएगी, और भी हम लोग जो है एक गेम ऑफ चेस खेलेंगे, प्रेसिंग आइडलेस लिडलेस आइज एंड वेटिंग फॉर अ नॉक अपॉन द डोर। और क्या करेंगे कि गेम ऑफ चेस खेलेंगे और फिर वेट करेंगे कि दरवाजे पे कोई आए, मीन्स कोई नॉक करे, या मीन्स हमारे घर कोई आए जो हमें, हमारे जो गेम ऑफ चेस हम जो खेल रहे हैं उसको इंटरप्ट करें। तो यहाँ पे जो गेम ऑफ चेस है वो थॉमस मिडल्टन के विमेन विवेर वुमेन से लिया गया है। उस प्ले में क्या हुआ था कि गेम ऑफ चेस को पावर और मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किया गया था। मतलब
चेस गेम की आर में पावर और मैनिपुलेशन चल रहा था। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। बेसिकली गेम ऑफ चेस क्या है? पावर स्ट्रगल है। और यहाँ पे भी एक आपने ये देखा लिडलेस आइज, प्रेसिंग लिडलेस आइज मीन्स क्या है कि ये दोनों जो है आपस में चेस गेम ऑफ चेस खेलेंगे, लेकिन वहाँ पे भी एक पावर स्ट्रगल रहेगा। मतलब वो दोनों जो है एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि ये जो टॉर्चर है वो कब खत्म होगा और कोई जो है नॉक करेगा दरवाजे पे, ठीक है। तो यहाँ तक जो था वो जो रूम था, मटेरियलिस्टिक रूम, ग्रैंडियर रूम, उसका ज़िक्र यहाँ पे था और उस रूम में रहने वाले कपल के रिलेशनशिप का जो है यहाँ तक ज़िक्र किया गया है। तो हमने देखा कि कितना वाइड है उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, कितना कम्युनिकेशन ब्रेक है। अब यहाँ से ले जाते हैं, ये एरिस्टोक्रेटिक कपल हो गए। अब हमें एलिट लेके जाते हैं वर्किंग क्लास कपल के पास और उनका रिलेशनशिप कैसा है वो हमें दिखाते हैं। और ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा सीन स्टार्ट हो रहा है पब में। और पब में क्या है, दो लेडीज़ जो हैं आपस में बात कर रही हैं, दे आर फ्रेंड्स प्रोबेबली। और उसमें से एक लेडी है लिल, जिसका हस्बैंड अल्बर्ट है, जो कि वॉर पे गया हुआ है, बट वो वेरी सून लौटने वाला है वॉर से। तो दोनों फ्रेंड्स के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो हो रहा है। तो देखते हैं क्या है। When Lil's husband got demobbed, I said, I didn't mince my words. I said to her myself, hurry up, please, it's time. Now Albert's coming back, make yourself a bit smart. अब ये जो बीच में आ रहा है ना, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, तो ये दो लेडीज कहाँ बात कर रही हैं? पब में बात कर रही है। तो उस टाइम की पब का ये बहुत ही फेमस क्लोजिंग लाइन था कि जब भी पब बंद होने वाला होता था उससे पहले जो बारटेंडर्स, जो भी वेटर होते थे, वो ये चिल्लाते थे कि जल्दी करो, पब बंद होने वाला है, सब अपना अपना पैकअप करो, जल्दी जल्दी अपने ड्रिंक्स फिनिश करो, आप जो जो कर रहे हो सब ख़त्म करो जल्दी जल्दी, और लौटने का वक्त हो गया, पब के बंद होने का टाइम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये दोनों बात कर रही हैं और ये पीछे से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो वो जो फ्रेंड है वो बोल रही है कि जो लिल का हस्बैंड है वो बहुत जल्द वापस आने वाला है, और उसने लिल को सीधा मुंह पे बोल दिया कि थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, लिल वापस लौट रहा है, अब थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। ही विल वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव डन विद दैट मनी ही गिव यू टू गेट योर सेल्फ सम टिप, ठीक है। अब वो कह रही है कि जो पैसे तुम्हें अल्बर्ट ने भेजे थे, लिल का जो हस्बैंड है अल्बर्ट, उसने जो तुम्हें पैसे भेजे थे दांत अपने ठीक कराने के लिए, तो वो पूछेगा कि तुमने उस पैसों का क्या किया। तो उस पैसों का यूज़ करो, अपने दांत ठीक करवाओ, खुद को स्मार्ट बनाओ, ठीक है। ही डिड, आई वॉज देयर, उसने भेजा था पैसा, मैं वहाँ थी, ऐसा वो कह रही है उसकी फ्रेंड। You have them all out, Lil, and get a nice set. He said, I swear I can't bear to look at you. कि वो सारे पैसे जो है वो तुम निकालो, एक नाइस सेट लो, और मुझे याद है उसने कहा था कि वो तुम्हारी तरफ देख नहीं पा रहा। मीन्स अल्बर्ट का जो हस्बैंड है वो लिल को अट्रैक्टिव, लिल उसको नहीं लग रही है, अल्बर्ट के हस्बैंड को लिल, ठीक है। तो वो कह रही है कि मुझे याद है उसने कहा था कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम मुझे सुंदर नहीं लगती, तो वो पैसे निकालो, उसका अच्छा यूज़ करो, अपना नाइस सेट लो और खुद पे काम करो, स्मार्ट बनो, अट्रैक्टिव बनो, क्योंकि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो वापस लौट रहा है। And no more can I said, and think of poor Albert. He has been in the army for 4 years. He wants a good time. अब ये जो उसकी फ्रेंड है, या मतलब लेडी है या फिर मेल है, वी डोंट नो, तो उसका जो भी फ्रेंड मतलब है, वो उसको ये कह रही है, वो सिंपैथेटिक हो रही है टुवर्ड्स अल्बर्ट, हर हस्बैंड, और कह रही है कि वो 4 साल से आर्मी में है, अब वो वापस फाइनली घर लौट रहा है, तो उसको थोड़ा अच्छा टाइम चाहिए, वो अच्छा फील करना चाहता है, तो तुम थोड़ा सज धज के अपने आप को स्मार्ट और प्रिटी बनाओ। एंड if you don't give it him, then there is others. Well, I said. Oh, is there? She said something. Oh, that I said. फिर कहती है अगर वो 4 साल बाद लौट रहा है, अगर तुम उसको अट्रैक्टिव नहीं लगी, प्रिटी नहीं लगी, या फिर तुम उसे वो चीज़ नहीं दे पाए जो वो ढूंढ रहा है, तो अगर तुम नहीं दे पाओगे तो वो क्या होगा, दूसरी औरतों के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि और भी दूसरी औरतें हैं, तो वो उन औरतों के पास जाएगा। ओ इज देयर, शी सेड, फिर वो कहते अच्छा दूसरी औरतें भी हैं, ठीक है। फिर वो कहती है कि उसकी फ्रेंड कहती है, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट,
आई सेड, कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि अल्बर्ट दूसरी औरतों के साथ जाए तो वो जैसा कहता है तुम वैसा कर दो। अदर्स कैन पिक एंड चूज इफ यू कांट, कि अगर तुम उसके हिसाब से नहीं रहोगी तो दूसरा आदमी तो क्या करेगा, बाहर जाएगा ही, दूसरी औरतों को चूज करेगा ही। मीन्स वो ऑल्टरनेट तो ढूंढेगा ही अगर तुम उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं करोगी। बट इफ़ अल्बर्ट मेक्स ऑफ इट वॉन्ट बी लैक फॉर टेलिंग, लेकिन अगर अल्बर्ट ऐसा करता है तो ये मत कहना कि उसने तुम्हें पहले बताया नहीं था या फिर उसने तुम्हें समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश नहीं की थी। यू ऑट टू बी अशेम्ड आई सेंट टू लुक सो एंटिक, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम इतनी, एंटिक मीन्स बूढ़ी दिखती हो, ठीक है। एंड हर ओनली 33, मतलब वो जो लिल है वो सिर्फ 31 की है, लेकिन उसकी फ्रेंड कह रही है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम ना बूढ़ी दिख रही हो, एंटिक दिख रही हो, ठीक है। आई कांट हेल्प इट, मतलब वो कह रहे, लिल कह रही है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि जो अबॉर्शन पिल मैं ले रही हूँ उसकी वजह से जो है मेरा चेहरा ऐसा हो गया है, मेरी हेल्थ डिटेरिएट हो गई है। और ये सब वो बताती है बहुत दुखी होकर, पुलिंग अ लॉन्ग फेस। और साथ में वो ये भी बता रही है, शी हैड 5 ऑलरेडी एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज, कि ऑलरेडी उसके 5 बच्चे हैं, और जब उसका जो लास्ट बच्चा था यंग जॉर्ज, मतलब जो सबसे छोटा बेटा है जॉर्ज, उसके टाइम पे वो मरते मरते बची, ठीक है, मरते मरते बची मीन्स मरने ही वाली थी। द केमिस्ट सेड इट वुड बी ऑल राइट बट आई हैव नेवर बीन द सेम। तो उसने क्या किया होगा, जब उसको लगा होगा लिल को कि उसकी हेल्थ जो डिटेरिएट हो रही है, तो उसने केमिस्ट को कंसल्ट किया होगा। तो केमिस्ट उसको बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ठीक नहीं हुई, मीन्स मैं पहले जैसे कभी हुई ही नहीं। यू आर अ प्रॉपर फूल आई सेड। फिर वो जो उसकी फ्रेंड है वो कहती है, कहता है जो भी हो, वो कहता है कि तुम एकदम मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो तुम। अब यहाँ जो नोटिस करने वाली बात ये है कि जो ये लिल है वो इतने अबॉर्शन से होके गुजरी है, उसकी हेल्थ डिटेरिएट हो रही है, वो कितना सफ़र कर रही है फिजिकली, ठीक है। और उस ज़माने में ये जो केमिस्ट है उसकी बातों से क्या लग रहा है कि उस ज़माने में जो है, जो वुमेन्स हेल्थ है उसको कितना नेग्लेक्ट किया जाता था, राइट। उसकी केमिस्ट की जो एडवाइस है कि इट वुड बी ऑल राइट, कि सब ठीक हो जाएगा, उससे हमें पता चल रहा है कि उस टाइम में वुमेन हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। बेसिकली लिल ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो ये जो पिल्स है वो लिल के लिए सिर्फ एक दवा नहीं है, एक पिल नहीं है, बल्कि एक स्ट्रगल है। उसकी जो लाइफ है वो बच्चों को पैदा और कहीं अबॉर्ट ना हो जाए इस डर के बीच में जो है वो फंसी हुई है लिल की लाइफ। अब वो कह रही है उसकी फ्रेंड, वेल इफ अल्बर्ट वोंट लिव यू अलोन, मीन्स अल्बर्ट को बच्चा चाहिए, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, मीन्स उसे बच्चा चाहिए अल्बर्ट को। देयर इट इज आई सेड, व्हाट यू गेट मैरिड फॉर इफ यू डोंट वांट चिल्ड्रन, कि अगर अल्बर्ट को बच्चा चाहिए और तुम्हें, लिल के बारे में बोल रही है कि अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए और तुम्हारे पति को बच्चा चाहिए तो फिर आखिर तुमने शादी क्यों की? अगर तुम अपने पति की डिमांड्स पूरी नहीं कर सकती तो तुमने शादी ही क्यों की? ऐसा उसकी फ्रेंड बोल रही है। और बीच में फिर से हमें ये सुनाई देता है जो पब क्लोजिंग के टाइम बोला जाता है, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, ठीक है। तो फिर बीच में ये दोनों बात करें, बीच में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। वेल दैट संडे अल्बर्ट वाज होम, दे हैड अ हॉट गैमन। अब उस संडे को अल्बर्ट घर आ गया और उसने हॉट गैमन, एक ये एक्सपेंसिव डिश है जो ये लोग लेते हैं, ये खाना खाते हैं, मीन्स एक बढ़िया सा डिनर करते हैं ये लोग। एंड दे आस्क्ड मी इन टू डिनर, और उस जो डिनर करते हैं लेला उसके हस्बैंड अल्बर्ट, उसमें इस जो फ्रेंड है उसको भी इनवाइट करते हैं टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट, ठीक है। तो वो जो हॉट गैमन है उसको खाने के लिए, उसको खाने पे बुलाते हैं उसकी फ्रेंड को। फिर बाद में फिर हमें ये सुनाई देता है, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, मीन्स बार बार पब में ये अनाउंसमेंट हो रही है कि जल्दी करो, अब पब बंद करने का टाइम हो गया है। अब पब बंद होने का टाइम हो गया है तो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, गुड बाय कर रहे हैं। गुड नाइट बिल, गुड नाइट लव, गुड नाइट मी, गुड नाइट टाटा, गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट स्वीट लेडीज, गुड नाइट। अब ये जो यहाँ पे जो लाइन लास्ट में यूज हुई है वो हेमलेट के ओफिलिया ने बोला है, ठीक है। जो ओफिलिया जब पागल हो जाती है और लास्ट में सबसे जब महल में जाती है तो वो इस तरह से सबको एड्रेस करती है, सबको गुड नाइट बोलते हुए जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पब में भी क्या कर रहे हैं, सारे लोग एक दूसरे को बाय कर रहे हैं। सो हरी अप प्लीज इस टाइम एक सिर्फ
पब का क्लोजिंग तो है ही, लेकिन साथ में एलियट के यहाँ यूज़ करने का इस कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो लाइफ़ है, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है और हम क्या कर रहे हैं, उसे वेस्ट कर रहे हैं गॉसिप्स में, डिनर में और इस तरह से फालतू की चीज़ों में उलझ के, राइट? शेक्सपियर ने कितनी खूबसूरती से पब में ये जो पब है, उसको एक ट्रेजेडी से जोड़ा है, राइट? तो कहीं न कहीं वो एक हिंट दे रहे हैं कि हमारी लाइफ भी जो है वो एक ट्रेजेडी बन के रह गई है। इसका भी हमारी लाइफ का भी अंत बिल्कुल वैसा होने वाला है जैसे ट्रेजेडी के हीरोज़ का होता है। और ये जो गुड नाइट है, वो सिर्फ़ सोने के लिए नहीं है, बल्कि ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो हमारी सभ्यता है, उसका भी कहीं न कहीं अंत होने वाला है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि हाई सोसाइटी का रूम हो या वर्किंग क्लास पब हो, सब में एक फंडामेंटल इनएबिलिटी हमें देखने को मिलती है। और कि वो क्या है कि ये लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द पीपल, द कपल्स, चाहे वो लग्जरी में ट्रैप्ड हो या फिर पॉवर्टी में, सब एक तरह से वेस्टलैंड में जी रहे हैं, जहाँ पे जो ह्यूमन कनेक्शन है वो टूट चुका है। व्हाट डू यू थिंक? Are these characters trapped by their own choices or by the world around them? Drop your raw comment in the comments below. And if you want to continue this journey through the Fire Zone with me, make sure to subscribe. Don't forget to hit the like button. See you in the next part. Bye. Good night, ladies. Good night.